गुड इवनिंग गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए CS प्रोफेशनल RCD का जो पेपर है उसका चैप्टर 3 जो है लेसन 3 क्लास सेक्शन 2 उसके ऊपर क्या है सिंपल वे में मैं एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं आप लोगों के लिए और बेटर करने की कोशिश करूँगी। नॉट ओनली CS, मैं और भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनके भी जो सब्जेक्ट हैं उनका भी वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे जो एक्सप्लेनेशन हो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो, जिसको बस एक बार आप लोग सुने और एक बार चैप्टर को रीड करें तो आप लोगों को जो चैप्टर है पूरा समझ में आ जाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि क्लास सेक्शन सूट होता क्या है। अगर हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं तो इन अ क्लास सेक्शन सूट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम और सिमिलर इंजरी caused by the same person collectively bring a claim to court represented by one or more person. This form of lawsuit is also called a representative action. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक जैसे, ठीक है, एक जैसे जो लोग होते हैं वो मिलकर क्या है, जब अपना कोई सूट होता है, जो अपना कोई एक्शन सूट होता है उसको कोर्ट में फाइल करते हैं। बेसिकली आपको कैसे इसको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में अब कोई शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के साथ होगा, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ होगा। तो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स मिलकर क्या किए, उन्होंने एक कंपनी के अगेंस्ट अपना जो उन्होंने फ्रॉड किया या जो किया उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या कोर्ट में केस फाइल किया, उसको बोला जाएगा क्लास एक्शन सूट। ठीक है, इसको दूसरे टर्म में रिप्रेजेंटेटिव एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वन सेट ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ लार्जर ग्रुप अपोज द कोर्ट फॉर रिप्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जिसके जो एक पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लार्जर ग्रुप जिसका होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको अगर सिंपल टर्म में बताती तो अभी जैसे आप लोगों के देखिए इंसॉल्वेंसी का सब्जेक्ट है, राइट। इंसॉल्वेंसी में आप लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में जो पढ़ते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है उसमें। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो हुआ जो जिसका यूज अमाउंट ड्यू रहता है। तो आप लोग जब एप्लीकेशन बनाते होंगे, आई होप आप लोगों का यहाँ एप्लीकेशन वाला पोर्शन होगा, जब एप्लीकेशन बनाते होंगे तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रहता है वो जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके अगेंस्ट में अपना जो एप्लीकेशन है उसको फाइल करता है, राइट। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर क्या हो गया, जो ग्रुप है आप लोग का क्रेडिटर का ग्रुप, उसमें जो मेजोरिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग का इसके पीछे दो ही मोटिव है। क्या दो मोटिव है, क्लास एक्शन सूट के पीछे दो मोटिव है। क्या, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना और सेकंड जो है हम लोग का डुप्लीकेशन ऑफ जो लिटिगेशन होता है उसको रोकना। मान लीजिए अब 100 मेंबर्स के साथ धोखाधड़ी हुई, 100 के 100 अगर एक ही चीज़ फाइल कर रहे हैं तो बार बार एक ही चीज़ मेरे पास डुप्लीकेट होके आ रही है ना, मेरे को 100 बार उसी चीज़ को पढ़ना पड़े। तो इट्स बेटर वो 100 मिल के एक एप्लीकेशन फाइल करें, तो मैं एक ही उस एप्लीकेशन को पढ़ूंगी ना, ठीक है। तो इन चीज़ के लिए क्लास एक्शन सूट यहाँ पर मेरा हेल्पफुल है। अब देखा जाए हम लोग का जो टॉपिक है इवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में इसका एवोल्यूशन कब हुआ, जब हम लोग का सत्यम फियास्को हुआ। सत्यम फियास्को में, सत्यम स्कैम में क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर थे, इंडिया के जो स्मॉल इन्वेस्टर थे, उनका जो पैसा था वो बुरी तरह से क्या बोलते हैं डूब गया, ठीक है, वो बुरी तरीके से डाउन हो गया। जबकि अमेरिकन इन्वेस्टर जो थे उन लोगों को क्या है $125 मिलियन जो है सेटलमेंट में मिल गया। समझ में आए। तो यहाँ पर क्या हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटर्स को तो पैसे मिल गए, लेकिन हमारे इंडियन जो थे, इंडियन इन्वेस्टर्स, उनके तो सारे पैसे डूब गए। अब क्या हो गया, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास एक्शन सूट का कंसेप्ट जो था उसको रखा। हमारे 3 टाइप के क्लास एक्शन सूट होते हैं। एम्प्लॉय क्लास एक्शन, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना क्या बोलते हैं क्लास एक्शन फाइल करते हैं, ये लेबर लॉ का अगर वायलेशन हो तब किया जाता है। कंज्यूमर एक्शन, कंज्यूमर क्लास एक्शन, यहाँ पर हमारे जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर होते हैं उसको फाइल करते हैं। सिक्योरिटी क्लास एक्शन होता है, यहाँ पर हम लोग के जो शेयर होल्डर डिपॉजिटर हैं ये उनको फाइल करते हैं। इसका यहाँ पर आप लोग एक चार्ट देख सकते हैं, फ्लो चार्ट दिया गया है। क्लास एक्शन सूट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, क्लास एक्शन अंडर सेक्शन 245। अगेन इसको क्या 2 हिस्सों में बांटा गया, बाय मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर, डिपॉजिटर और क्लास ऑफ डिपॉजिटर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 37 जो है उसको बताती हूँ। ये कब होता है, ये सूट कब फाइल होता है, जब आपका
A suit can be filed or any other action may be taken by any person, group of person or any association of person affected by any misleading statement. मतलब आपने किसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर भरोसा कर लिया जिसकी वजह से आपको अफेक्ट हो गया या ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट हो गए, ठीक है। बेसिकली मिसलीडिंग स्टेटमेंट कैसे हुआ, सपोज कीजिए आप लोग कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड में टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, वहाँ पर ऐसे कुछ लिख दी टर्म्स एंड कंडीशन ही, उसमें मतलब क्या स्टेटमेंट जो था उसमें क्लियर वे में दिया था कि आप अगर अभी इन्वेस्ट करते हो, आप अगर अभी 1 लाख रुपया देते हो तो आपको 10 दिन के बाद 10 लाख रुपये रिटर्न में मिल जाएंगे। आपने ये पढ़ के क्या है इन्वेस्ट कर दिया, ये था धोखाधड़ी, ठीक है, ये आपके साथ चीट हुआ, तो इससे आप अफेक्टेड हो गए। अब इसमें आपकी क्या है, फॉलोइंग प्रोविजंस आपको क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे मेरे 3 सेक्शन प्रोविजन में जाते हैं, सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36। सेक्शन 34 डील्स इन क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर आपके प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या कोई गलत स्टेटमेंट है जिसको पढ़ के जो इन्वेस्टर है वो मिसलीड हो गया और उसको क्या है नुकसान हुआ। डन। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी प्रोस्पेक्टस है, 34 वाला भी प्रोस्पेक्टस था। 34 वाले प्रोस्पेक्टर में क्या था कि उसमें आपने इशू किया, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रोस्पेक्टस को, ठीक है, कि मतलब आपका जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट था आपके प्रोस्पेक्टर में इशू हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पर 35 आपका क्या बोलता है, आपका जो प्रोस्पेक्टस में जो मिसलीडिंग बात था उसको देख के मैंने सब्सक्राइब किया। बेसिकली 34 में आप इशू कर रहे हैं, क्लियर। 35 में मैं उसको सब्सक्राइब कर रही हूँ जो जिसकी वजह से क्या मुझे लॉस हुआ। डन। 36 आपका क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। यहाँ पर क्या है 36 में है कि आप फॉल्स तरीके से किसी इंसान को अपने झांसे में ले लिए ताकि वो इन्वेस्ट करे। मैं फिर से समझा देती हूँ, सेक्शन 34 आपको क्या बोलता है, आपने प्रोस्पेक्टस को इशू किया जिसमें फॉल्स बातें लिखी, जिसमें गलत बातें लिखी हुई थी। 35 में क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस की गलत बातों को पढ़ के मैंने सब्सक्राइब कर लिया आपके इशू में, ठीक है, कि मतलब आपने जो चीज़ लिखा उन बातों को, गलत चीज़ों को पढ़ के मैंने सब्सक्राइब किया। 36 क्या बोलता है कि आपने इस तरीके से मुझे अपनी बातों में उलझाया कि आपकी गलत बातों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो तीनों ही केस में मेरा नुकसान हुआ, तो उसके लिए मैं अपोज करूँगी क्लास एक्शन सूट को। नेक्स्ट, क्लास एक्शन अंडर सेक्शन 245 क्या बोलता है, क्लास एक्शन अंडर सेक्शन 245 जो है ये हम लोगों को बोलता है कि क्लास एक्शन सूट बाय मेंबर, अगर हम लोग मेंबर के थ्रू फाइल करते हैं तो यहाँ पर मेरी कुछ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आप लोगों को याद होगा, इससे पहले के चैप्टर में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया है, लेकिन उसमें और यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस दे दिया। क्या डिफरेंस दिया, अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो कौन मेंबर कर सकता है, राइट। तो अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 का क्राइटेरिया था कि टोटल नंबर का 1/5 हम लोग करेंगे, ठीक है। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर 50 हैं तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 मेंबर्स आ गए, वाइज वर्सा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शेयर कैपिटल मेरे पास है तो इसमें क्या होगा, मेरे 100 मेंबर से नीचे नहीं होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया, इसमें क्या एक सर्टन परसेंटेज है, टोटल नंबर का एक सर्टन एक सच परसेंटेज है, उससे लेस होना चाहिए। अब आप लोगों को ये याद होगा इससे पहले के चैप्टर में वो 1/10 था, राइट, मैंने बोला था 1/10, लेकिन यहाँ पर कहीं भी वो 1/10 वाला फिगर मेंशन नहीं किया। यहाँ पर क्या बोला है कि या तो 100 से 100 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, या सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर होनी चाहिए। सच परसेंटेज जो है वो यहाँ पर नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और जो बोल दिया ये टोटल नंबर हो गया जो भी उसमें लेस हो। अगेन यहाँ पर क्या बोल दिया कि अगर कोई मेंबर उस सच परसेंटेज को होल्ड करता है तो भी वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया कि उसके सारे कॉल जो होते हैं वो पेड होने चाहिए, ठीक है। अब अगर क्लास एक्शन सूट बाय डिपॉजिटर करते हैं तो डिपॉजिटर के लिए क्या आता है, ये था मेंबर के लिए, अब आता है डिपॉजिटर के लिए। डिपॉजिटर अगर होंगे तो ऑब्वियस है मोर देन 100 मेंबर होने चाहिए, या फिर टोटल नंबर ऑफ जो एक परसेंटेज है टोटल नंबर का वो होना चाहिए जिसमें से दोनों लेस हो, ठीक है, इसमें भी परसेंटेज मेंशन नहीं किया है। या फिर हमारा जो डिपॉजिटर जो है उसको कंपनी ओ करती है, ओ का मतलब कंपनी उसको देती है, मतलब एक होता है ना उधार उससे मैंने ले रखा था,
अब ये उधार का भी जो परसेंटेज है एज सच इसमें कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ ये बोले सच परसेंटेज, ठीक है, सच परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर सच परसेंटेज जो है उसको यहाँ कहीं पर भी चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया। क्लियर। अब आपको मैं बताती हूँ फॉर क्लास सेक्शन सूट बाय मेंबर, ये था हम लोग का ऑब्वियस है, अभी भी हमने मेंबर वाला डिपॉजिटर वाला पढ़ा है, लेकिन ये था मेरा सेक्शन 245 बोल रहा था। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरा एनसीएलटी का रूल जो है 84, आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चीज़, ये रूल 84 क्या बोलता है। क्लियर। रूल 84 के बेसिस पे अगर हम लोग जाते हैं, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 245। अब यहाँ पर क्या है, आपको जो परसेंटेज है यहाँ पर परसेंटेज बताया, यहाँ पर क्या बोला, आपका परसेंटेज 5 होना चाहिए, ठीक है, या आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर 100 होने चाहिए, दोनों में से जो कम। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, मान लीजिए आपकी कंपनी में 500 मेंबर है, 500 का 5 आपका 5% आपका कितना हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए पहले जल्दी से। 500 आपके 25 मेंबर होंगे या आपके टोटल 100, ठीक है, तो दोनों में से कम क्या हो गया, कम हो गया आपका व्हाट टू से 25। तो यहाँ पे 25 जो है उसको सूद को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए आप क्या करेंगे, आपके 5% का ही मेंबर होना चाहिए, लेकिन ये इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल का मतलब हो गया आपका इशूड शेयर कैपिटल मान लीजिए 1 लाख शेयर, ठीक है, इशू शेयर कैपिटल आप लोग का 1 लाख है, 1 लाख का 5% आपको निकालना है अगर अनलिस्टेड कंपनी है, और यही अगर आपकी लिस्टेड कंपनी होगी तो इसके 2% से कम नहीं होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लास एक्शन सूट में आपका पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर 5% होने चाहिए या 100 होने चाहिए, दोनों में से जो कम। दूसरा है, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होना चाहिए, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉर क्लास सेक्शन सूट बाय डिपॉजिटर, अगर डिपॉजिटर है तो हम लोग को क्या करना है, डिपॉजिटर के लिए बोला है हम लोग का 5% होना चाहिए या फिर 100, दोनों में से जो कम हो, या अगर कंपनी ओ करती है, ठीक है, तो उस केस में भी हमारे 5% होने चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, क्लास सेक्शन सूट विद रूल 84, मतलब क्लास सेक्शन सूट और 84 के बीच का डिफरेंस, बेसिकली सेक्शन 245 और 84 के बीच का डिफरेंस दिया है। तो ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे। वैसे मैं इसका समरी आपको बता देती हूँ। सेक्शन 245 में क्या बोलता है, कौन फाइल कर सकता है, कोई भी मेंबर डिपॉजिटर या क्लास ऑफ देम, इसको क्या है आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 84 में क्या बोलता है, आपको फॉर्म NCLT 9 में सबमिट करना है, यहाँ पर भी आप कोई भी मेंबर कर सकते हैं। 84(2) क्या बोलता है, 84(2) बोलता है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो है आपको कंपनी को भी सर्व करनी होगी, ठीक है, जबकि 245 में ऐसा कुछ नहीं बोला था। 245 में सिर्फ ये बोला मेंबर डिपॉजिटर या कोई भी क्लास को क्या है वो फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन, अगर आप देखते हैं तो 245(3) में क्या बोला था, 245(3) में आप लोग को याद होगा यहाँ पे सच परसेंटेज करके हम लोग को दिया था, जबकि 84(3) में क्या किया, हम लोग को 5% का क्राइटेरिया करके दिया है। क्लियर। इस चीज़ को मैंने बता दिया, फिर भी एक बॉक्स फॉर्म में आप लोग इसको पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से और समझ में आए। नेक्स्ट आता है फॉर कंडक्टिंग अ क्लास एक्शन सूट। अब अगर मुझे क्लास एक्शन सूट लेना हो तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है मेरा यहाँ पर, वेदर द क्लास हैज़ सो मेनी मेंबर दैट जॉइनिंग देम इंडिविजुअली वुड बी इम्प्रैक्टिकल मेकिंग अ क्लास एक्शन डिज़ायरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है ध्यान रखना होगा कि जो आपके क्लास के मेंबर हैं उनको इस तरीके से आपको ज्वाइन करके इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, अदरवाइज आपकी जो एक्शन है वो फ़ायदे की नहीं रहेगी। वेदर देयर आर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट कॉमन टू द क्लास। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आना चाहिए कि जो उनका क्वेश्चन है क्या सब में वो कॉमन है। ठीक है, मैं ऐसे ही तो लोगों को जोड़ के अपने केस फाइल करूँगी ना, जिनका जो इंजरी होगा, जिनका जो क्वेश्चन होगा वो सेम होगा। अगर डिफरेंट क्वेश्चन वाले होंगे तो वो केस फाइल करेंगे कैसे एक साथ में। क्लियर। वेदर द क्लेम और डिफेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज आर टिपिकल ऑफ द क्लेम और डिफेंस ऑफ द क्लास। क्या जो हम लोग क्लेम फाइल कर रहे हैं क्या वो सेम है, अगर अलग है तो फाइल कैसे होगा। ठीक। वेदर द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज विल फेयरली एंड एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। जो हम लोग की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है क्या वो फेयरली हमारे साथ डील करेगी। तो ये हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें अपने केस को फाइल करने में, अपनी जो फाइल करेंगे उसमें हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये था फॉर कंडक्टिंग अ क्लास एक्शन सूट। ओके।
इसमें सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में हमारे 3 पॉइंट हैं। इनकंसिस्टेंट और वेरिंग एजुकेशन सेपरेट एक्शन और एजुकेशन दैट एज अ प्रैक्टिकल मैटर वुड बी dispositive of the interest of the other member, adjudication which would substantially impair or impede the ability of other member of the class to protect their interest। अब अगर मैं रूल ऑफ ऑप्ट आउट करती हूँ, ऑप्ट आउट का मतलब मुझे नहीं चाहिए, मैं निकल जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं कभी भी निकल सकती हूँ। मेंबर ऑफ क्लास जो है हम कभी भी निकल सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं वो हो सकता। उसको सिर्फ अपनी क्या है, एक तो ट्राइब्यूनल से परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के लिए NCLT 1 का जो फॉर्म है उसको फाइल करके देना होगा, ठीक है। अब क्या है, वो अपना रीज़न बताएगा, क्लियर, कि वो क्यों ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। देखिए यहाँ क्लियर है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल क्लास मेंबर हु रिसीव अ नोटिस, जिसको नोटिस मिला, मतलब फर्स्ट में यहाँ पर क्या था, फर्स्ट में मेरे को बोला गया कि मैं कभी भी ऑप्ट आउट कर सकती हूँ किसी भी टाइम, ठीक है, बस मेरे को ट्राइब्यूनल की परमिशन लेनी है, जिसके लिए फॉर्म NCLT 1 में मेरे को फाइल करना है। सेकंड में क्या बोला कि जिसको नोटिस मिला है, ठीक है, नोटिस मिला है, तो वो मेंबर क्या है, for the purpose of this rule, a class member who receives a notice under clause A of subsection 5 of section 245 of the Act shall be deemed to be the member of a class। ठीक है, नोटिस मिला तो क्लास का मेंबर माना गया, अनलेस ही एक्सप्रेसली ऑप्ट आउट ऑफ द प्रोसीडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस। मतलब क्या है कि अगर वो अपनी मर्जी से ऑप्ट आउट कर लिया तभी उसको मेंबर नहीं माना जाएगा, नहीं तो उसको मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, अ क्लास मेंबर ऑप्टिंग आउट शाल नॉट बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम परसुइंग अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अंडर एनी अदर लॉ। तो यहाँ पर क्या है, अब उसको इंडिविजुअल बेसिस पे क्लेम के लिए ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि आपने तो ऑप्ट आउट कर लिया ना। आप जब ऑप्ट आउट कर ही ली हो अपनी मर्जी से, तो आपको मैं क्यों फिर मेंबर की तरह ट्रीट करूँगी, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोलता है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। अब जो भी आपने क्लेम यहाँ पर किया, इसका रूल 87 क्या बोलता है, उसको आपको नोटिस में पब्लिश करना होगा, ठीक है, कि हमारा नोटिस में आप क्या मेंशन करेंगे कि हमारी ये एप्लीकेशन जो हमने फाइल की थी 241 की, इसको हमने एडमिट कर ली है। एडमिट होने के बाद अब इसका पब्लिक नोटिस जो है फॉर्म नंबर NCLT 13 में, इसको मैं क्या है पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे बाकी सारे मेंबर्स को नॉलेज मिल जाए कि ये चीज़ कंपनी के अगेंस्ट हुई है। अब वो नोटिस जो है विदिन 7 डे ऑफ एडमिशन, मतलब मान लीजिए 1 जनवरी को आपकी एप्लीकेशन एडमिट होती है, तो 1 जनवरी से 7 दिन आपको काउंट करने होंगे, ठीक है। उसको आपको क्या है 2 न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करानी होगी। 2 न्यूज़पेपर में, एक तो इंग्लिश मैंडेटरी है और एक आपकी स्टेट की जो लैंग्वेज, अगर आप मान लीजिए बॉम्बे में रहते हैं तो मराठी, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो गुजराती, बंगाल में है तो बंगाली, आपकी कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको ये नोटिस कंपनी के वेबसाइट में भी पब्लिश करना होगा, ठीक है, जिससे क्या है बाकी सारे जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, वो भी उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट आपका है कि आपको ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT में भी, NCLT की वेबसाइट और MCA की वेबसाइट जो, और आपका ROC है, वहाँ पर भी आपको क्या है पब्लिश इसको करना होगा, जमा देना होगा। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी होने से क्या होगा कि आपको सेबी की वेबसाइट में भी इसको क्या है पब्लिश कराना हो। तो आप कहाँ कहाँ अपनी नोटिस को पब्लिश कराएंगे, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट में कराएंगे, आप ट्राइब्यूनल यानी NCLT, MCA, ROC और आपकी जो सेबी में जहाँ पर आपके स्टॉक लिस्टेड है वहाँ पर आपको इनको कराना होगा। कब कराएंगे, 7 दिन आपके एडमिशन के बाद। क्लियर हो गया एकदम। अब जो डेट है इसका क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, द डेट ऑफ इशू ऑफ द न्यूज़पेपर इन विच सच नोटिस। इसको क्या हो गया, जो इशू ऑफ न्यूज़पेपर, मान लीजिए अगर आपने 1 जनवरी को इसको इशू किया तो उसी दिन को मैं डेट ऑफ सर्विंग भी मानूंगी, ठीक है, उसी दिन से मैं डेट ऑफ सर्विंग इसको कंसिडर कर लूँगी। मेरे को ये कोई मतलब नहीं है कि डेट ऑफ नोटिस जो हम लोग देखिएगा जब नोटिस बनाते हैं ना, पब्लिक नोटिस जो होता है उसके नीचे में हम लोग एक डेट देते हैं, ठीक है, उसी डेट को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसी दिन हम लोग के पेपर में भी ये पब्लिश हुआ होगा, क्लियर। नोटिस में आपकी क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, नेम ऑफ द लीड एप्लीकेंट ब्रीफ डिटेल होनी चाहिए, ब्रीफ पर्टिकुलर ऑफ द ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन रिलीज शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड, स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट एप्लीकेशन हैज़ बीन एडमिटेड, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ द हियरिंग, टाइम विद इन विच एनी रिप्रेजेंटेशन में बी फाइल्ड, द डिटेल्स ऑफ द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है उसमें नोटिस में होनी चाहिए। लास्ट आपका जो इसमें आता है आपका जो खर्चा है, जो आप अब यहाँ पे खर्चा कर रहे हो पब्लिकेशन में, आपका पब्लिक नोटिस में जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा कौन उठाएगा, ये खर्चा या तो एप्लीकेंट उठाएगा
एप्लीकेंट उठाने के बाद क्या करेगा, कंपनी से फिर बाद में वो पैसा ले लेगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए ये काम कर रही हूँ, मैं आपकी एप्लीकेंट बन गई, अब मैं ये खर्चा किससे उठाऊंगी, मैं तो कंपनी से ही लूँगी ना, क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट में फाइल करी तो कंपनी से मैं अपना खर्चा तो उठाऊंगी ना, आप थोड़ी मुझे ये पैसे देंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, हु कैन फाइल क्लास सेक्शन सूट, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग का क्या है, जो इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका समरी वर्जन में यहाँ पर दे दिया, तो इस बॉक्स को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, there are following set of classes recognized under the Companies Act 2013 to file class action suit: member, depositor and any class of them. The Companies Act 2013, just like its predecessor, recognizes the following person as member of the company. अब हम लोग किस किस को अपना मेंबर मानते हैं, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको बताती हूँ, सिंपल वर्ड में मेंबर कौन होंगे, कंपनी के जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे, जो रिटर्न में देंगे कि हम कंपनी के मेंबर हैं, या फिर जो कंपनी के बेनिफिशियल ओनर होंगे। बेनिफिशियल ओनर आपके कहाँ पर मिलेंगे, आपके NSDL CDSL मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब आपके बेसिकली जहाँ पर कंपनी के आपके शेयर्स लिस्टेड हैं, ठीक है, आपकी लिस्टेड कंपनी है, शेयर आपके जहाँ पर लिस्टेड है, अब जिस एजेंसी में लिस्टेड है उस एजेंसी में मान लीजिए मैं आपकी कंपनी की बेनिफिशियल ओनर हूँ, उस रजिस्टर में मैं बेनिफिशियल ओनर के नाम से हूँ, तो अल्टीमेटली मैं आपकी कंपनी की मेंबर हो गई। क्लियर हो गया। अब आपको बता देती हूँ, सेम केस अगर आप डिपॉजिटर में देखते हैं तो डिपॉजिटर में भी कौन हो सकता है, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज़ मेड अ डिपॉजिट विद द कंपनी, एनी पर्सन हु हैज़ मेड अ डिपॉजिट विद द पब्लिक कंपनी, तो आपके डिपॉजिटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मेरा टॉपिक NCLT जुरिस्डिक्शन फॉर फाइलिंग क्लास एक्शन सूट। इसमें क्या है, इसमें सच मेरे को कुछ आप लोगों को बताने लायक लगा नहीं था, इसलिए इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मार्क नहीं किया है। नेक्स्ट आपका आता है अगेंस्ट हुम क्लास सेक्शन सूट कैन बी फाइल्ड। हम लोग किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, अब हम लोग किन किन लोगों के ऊपर कर सकते हैं, हम लोग कंपनी और उसके डायरेक्टर पे कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। ऑडिटर फर्म के ऊपर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उसने गलत बनाई है जिस पे हमने भरोसा करके इन्वेस्ट किया है। ठीक है, किसी एक्सपर्ट या एडवाइज़र या कंसल्टेंट के ऊपर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है। एक्सपर्ट का मतलब सपोज कीजिए अब हम लोग प्रोफेशनल है, आज अगर हम लोग कोई एडवाइस गलत दे देते हैं जिससे आपका नुकसान हो गया, तो आप लोग बोलोगे ना भाई आप लोग एक्सपर्ट थे, फिर भी आप लोगों ने ऐसा हम लोग को एडवाइस दिया, इससे हम लोग का नुकसान हुआ, तो उसका भुगतान कौन भरेगा। क्लियर। अब ऑर्डर्स दैट में बी सोट फ्रॉम द NCLT, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर हैं जिसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, to restrain the company from committing breach of any provision of the company's memorandum or articles, to declare a resolution altering the memorandum or articles of the company as void if the resolution was passed by suppression of material facts or obtained by misstatement to the members or depositors, to restrain the company and its directors from acting on such resolution, to restrain the company from doing an act which is contrary to the provisions of this act or any other law for the time being in force, to restrain the company from taking action contrary to any resolution passed by the members, to seek any other remedy as a tribunal may deem fit। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए 8 पॉइंट में से 7 पॉइंट जो थे मैंने इसको बता दिए हैं। कब है, अल्ट्रा वायर है आपका, कमिटिंग ब्रीच है, उसके बाद हम लोग का ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम है। जो मेन चीज़ है उसको याद रख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपने ओन वर्ड में फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय NCLT while considering application under section 245। अब NCLT भी तो कुछ फैक्टर को कंसीडर करेगा ना, वो भी तो ऐसे ही नहीं है कि आंख बंद करके एप्लीकेशन को सबमिट कर लेगा, वो क्या क्या फैक्टर देखेगा, वेदर द मेंबर और डिपॉजिटर इज एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, ये भी तो देखना जरूरी है कि क्या हमारे भी इंटेंशन सही है कि नहीं, कल को हमारी इंटेंशन अगर गलत और हम कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं। एनी एविडेंस बिफोर इट एज टू द involvement of any person other than director or officers of the company on any matter। ठीक है, नेक्स्ट है whether the cause of action is one which the member or depositor could pursue in his own right rather than through an order under this section। Any evidence before it as to the view of the member or depositor of the company who have no personal interest direct or indirect where the cause of action
is an act or omission that is yet to occur, whether the act or omission could be and in the circumstances would be likely to be authorized by the company before it occurs or ratified by the company after it occurs. Where the cause of action is an act or omission that has already occurred, whether the act or omission could be and in the circumstances would be likely to be ratified by the company. तो ये आपके जो 6 पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पर बताया है। तो मुझे लगता है कल के पेपर में आप लोग के शायद ये पॉइंट आने की चांसेस हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब हमारा एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो गया, तब अब हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि पब्लिक नोटिस जो है आपको सर्व करना ही होगा। कब सर्व करेंगे, मैंने बताया था विदिन 7 डेज आपके एडमिशन से, ठीक है। इसमें करेंगे 2 न्यूज़पेपर में करना होगा, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन हमारी सिंगल एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप लोग ये नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग मिलके एक सिंगल एप्लीकेशन कर दो, अलग अलग एप्लीकेशन होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्या है, 2 क्लास एक्शन एप्लीकेशन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड। मतलब सेम कॉज अगर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उसके ऊपर आपने 2 क्लास एक्शन को फाइल किया, उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट और एक्सपेंस जो होगा आपका वो क्या करेगी, कंपनी से आपको बाद में मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें थी हम लोग पहले भी इसको पढ़ लिए थे, यहाँ पर वापस से समराइज वर्जन में इसको दे दिया। अब क्या किया, ऑर्डर शाल बी बाइंडिंग। अब किस किस के ऊपर ये ऑर्डर बाइंड होगा, बाइंड का मतलब आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपनी, उसके मेंबर, डिपॉजिटर, ऑडिटर जो भी हैं सबको ये मानना पड़ेगा। किसका ऑर्डर, जो ट्राइब्यूनल पास कर देगा, वो जो भी चीज़ बोलेगा आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लाइंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नॉन कंप्लाइंस होने पे आपका क्या है, अगर कंपनी है, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, अगर कंपनी है तो उसका मिनिमम पेनल्टी, मिनिमम फाइन उसको 5 लाख रुपए है, मैक्सिमम 25 लाख है। और कंपनी का जो ऑफिसर होगा उसको मिनिमम जेल जो होगी 1 साल की होगी, जिसको 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसका मिनिमम फाइन कितना होगा, 25,000 रुपया होगा, जिसको 1 लाख रुपया पे एक्सीड किया जा सकता है। क्लियर। एप्लीकेशन फाइल्ड इन फ्रिवलस एंड विक्शियस जो होगा, इसमें भी जो हम लोग का अब क्या है, एप्लीकेशन फाइल जो होते हैं यहाँ पर हम लोग को इसको मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। सेक्शन 245 सबसेक्शन 8 स्टेट दैट वेयर एनी एप्लीकेशन फाइल बिफोर द ट्राइब्यूनल इज फाउंड टू बी फ्रिवलस और वेक्शियस इट शाल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। हम लोग को राइटिंग में रिकॉर्ड करना है। रिजेक्ट द एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, राइटिंग में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड मेक एन ऑर्डर दैट द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर ये फाइल, ठीक है, शाल पे टू द अपोजिट पार्टी। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैं आप लोग की एप्लीकेंट हो गई, अब मैंने गलत चीज़ को फाइल किया, ठीक है, गलत चीज़ को फाइल किया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, तो अब मैं आपकी इमेज को ख़राब करी ना, तो मेरे को आपको पैसे देने होंगे जो कि 1 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होंगे, या फिर जैसा ऑर्डर में बोला जाएगा। क्लियर। इसका एग्जेम्पशन क्या है, ये बैंकिंग कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एप्लीकेशन में बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पर्सन। अच्छा, अफेक्टेड पर्सन में यहाँ पर एक बस ये हेडिंग था, इसमें कुछ समझाने के लिए मेरे को नहीं लगा ऐसा कुछ है। अब बाकी क्या आप ये जितने भी पोर्शन में देखेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन टू प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 241 और 245, क्लबिंग ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन, ये बेसिकली सारा जो अभी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो वापस से यहाँ समराइज वर्जन में आ गया। क्लबिंग ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन और ये जो चीज़ है, इसलिए इसको मैं वापस नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ, इस पेज में एक बॉक्स दिया हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सब्जेक्ट मैटर है, उसका क्लास है, उसका एग्जांपल है। एक बार ये बॉक्स आप लोग गो थ्रू करके चले जाइएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सिविल प्रोसीजर जिसमें है तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर आपका जो होगा ये मिसमैनेजमेंट का केस होगा, ठीक है, एग्जाम्पल एक्सेस डिमांड बाय हाउसिंग बोर्ड। कंपनीज एक्ट में आपका कंपनी से रिलेटेड जिसमें बैंकिंग कंपनी फॉल नहीं करेगी, इसका डिप्राइविंग शेयर होल्डर ऑफ देयर राइट ऑफ डिविडेंड। तो इस तरीके से एक बार बॉक्स को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव क्लास आता है। रिप्रेजेंटेटिव क्लास में फिर से वही बात हम लोगों की बोल दी गई है। रिप्रेजेंटेटिव क्लास में क्या होता है, हम लोग के जो पर्सन है जो कोर्ट में क्लास एक्शन सूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी हम लोगों को एक नंबर जो है मेंटेन करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के वे में समझाती हूँ, जैसे यहाँ पर दिया था, मान लीजिए कुछ एक 10 पर्सन मिलके खड़े हो गए कि हम लोग चलो क्लास एक्शन करते हैं, लेकिन बाकी जो है उसका हामी नहीं भर रहे, तो हम लोग उन 10 लोगों की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। 10 लोग जो है ये बहुत ही नॉमिनल नंबर ऑफ हो गया, ठीक है, तो नॉमिनल नंबर में हम लोग उसमें चार्ज नहीं कर सकते।
इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा एक बैंक है, ठीक है, बैंक में मेरे लाखों लोग हैं, लाखों कस्टमर्स हैं, लाखों कस्टमर्स में से कोई 10 कस्टमर ने उठा के कंप्लेंट फाइल किया तो 10 कस्टमर की बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है, क्योंकि 10 कस्टमर की बात सुनने में हम लोग और बाकियों ने जो थे उन लोगों ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हम लोग तो भाई झमेले में पड़ेंगे ही नहीं, तो 10 लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग को जो मिनिमम क्राइटेरिया 5% वाला जो या 100 वाला है उसको हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर को परमिशन नहीं है इस तरह की क्लास सूट को फाइल करने का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019 जो है ये इतना ही खाली बोलता है कि हम लोग अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हर वे में, नया नया तरीका हम लोग अपनाए हैं जिससे हमारा कंज्यूमर जो है वो हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा बॉक्स दिया हुआ है पर्टिकुलर सेक्शन 241 245 और रिमार्क, मैं बोलूँगी ये बॉक्स जो है ये जो चार्ट है इसको आप लोग हर हाल में करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना ही मतलब आप लोगों का ये पूरा चैप्टर का जो है समरी आ जाएगा। तो आई होप इस चैप्टर को मैंने बहुत ही इजी वे में बहुत ही छोटे वे में एक्सप्लेन कर दिया जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसान है। बाय।